अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हम लोग STLC पढ़ चुके हैं। अब STLC को ही डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे कि STLC की जो 7 स्टेजेस थी, किस स्टेज के अंदर हम लोग कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। STLC की हमारे पास जो पहली स्टेज है वो क्या थी, हमारे पास प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन मतलब इब्तदाई तहकीक, क्योंकि ये STLC का पहला स्टेप है। तो फर्स्ट फेज़ के अंदर हम लोग जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट एक्टिविटी हमारे पास है सिस्टम आइडेंटिफिकेशन। सिस्टम आइडेंटिफिकेशन में हम लोग सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, क्या उसकी ज़रूरत भी है कि नहीं है। मतलब हम लोग एक हॉस्पिटल के लिए सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, तो सिस्टम आइडेंटिफिकेशन पहला स्टेप है हमारे पास। हम लोग जाके हॉस्पिटल में देखेंगे कि उन लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन लोगों को सिस्टम की ज़रूरत क्यों है। तो बेसिक हमारे पास जो पेन पॉइंट है वो यही होगा। इसके बाद जो भी काम होगा वो इसी सिस्टम आइडेंटिफिकेशन में हमें जो उसकी नीड पता चली है कि ये सिस्टम यूज़र को प्रॉब्लम आ रही थी, इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमने ये सॉफ्टवेयर बनाना है। सिस्टम आइडेंटिफिकेशन के बाद हमें पता चल गया कि यूज़र को सिस्टम की ज़रूरत क्यों थी। अब सिस्टम बनाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम का स्कोप डिफ़ाइन करेंगे। स्कोप का मतलब क्या है कि हम लोग सिस्टम की बाउंड्री डिफ़ाइन कर देंगे। मतलब हम लोग क्या कर देंगे, सिस्टम की बाउंड्री। हम लोग कह देते हैं सिस्टम के अंदर ये फ़लाँ फीचर्स या मॉड्यूल्स होंगे। अब एक सिस्टम है, उसका स्कोप ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी। ज़्यादा का मतलब है उसके अंदर हमारे पास ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं। तो स्कोप जो डिफ़ाइन करने के बाद हम लोग यूज़र को बताएंगे कि ये हमारे पास सिस्टम के मॉड्यूल्स हैं, इन मॉड्यूल्स को डेवलप करने के लिए इतना टाइम चाहिए, इतने प्रोग्रामर्स काम करेंगे, इतना उसके ऊपर बजट कंज्यूम होगा। अब यूज़र क्या बताएगा, यूज़र को अगर तो वो फेसिबल लगता है, मतलब अगर तो यूज़र अफोर्ड करता है, वो कहता है ठीक है। अगर यूज़र फाइनेंशियली वो सारे के सारे मॉड्यूल्स को अफोर्ड नहीं करता, तो हम लोग सिस्टम का जो स्कोप है उसे क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं ड्यू टू सम फाइनेंशियल एंड टाइम प्रॉब्लम्स। स्कोप को दोबारा से डिफ़ाइन कर लें। स्कोप को भी हम लोग सिस्टम की बाउंड्री डिफ़ाइन कर देंगे। बाउंड्री मीन सिस्टम के अंदर कौन कौन से फ़ीचर्स होंगे। फ़ीचर्स होने के बाद यूज़र को बताएंगे कि ये सिस्टम है जो हमने बनाना है, उसके अंदर ये फ़ीचर्स हैं, इतनी कॉस्ट आएगी। अब यूज़र अगर तो उसे अफोर्ड करता है तो वो ओके कर देगा। अगर वो कहता है नहीं जी मुझे, लाइक हम लोग कॉलेज के लिए बात करें तो कॉलेज के अंदर हमारे पास मॉड्यूल्स कौन कौन से होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलेज का रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, एग्जामिनेशन है, लाइब्रेरी है, ट्रांसपोर्ट। अब कॉलेज कहते हैं नहीं जी मैं ये सारा का सारा इतना जो सिस्टम है स्कोप इसको रिड्यूस करें, ये अफोर्ड नहीं कर सकता। अब कॉलेज कहता है कि मुझे जो है ना, जो ज़्यादा ज़रूरत है वो स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन का डाटा ऑनलाइन करना और एग्जामिनेशन का। लाइब्रेरी और ट्रांसपोर्ट अगर ना भी ऑनलाइन करें तो इशू नहीं है, तो हमने सिस्टम का स्कोप रिड्यूस कर दिया। उसके बाद है हमारे पास स्कोप में हमने ये फाइनलाइज कर लिया कि सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी। अब हमें पता चल गया कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब इन मतलब जो फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, ये बेसिकली हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं। तो अब एक प्रॉब्लम का एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे आप लोग मैथ में क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं तो एक क्वेश्चन के एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हैं, तो आप जैसे मर्ज़ी कर लें। हम लोग क्या करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को उन फीचर्स को बनाने के लिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से अवेलेबल सॉल्यूशंस हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे कि अवेलेबल सॉल्यूशंस कितने। लाइक हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन है S1, S2, S3, S4। अब 4 सॉल्यूशंस हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है, सबसे कम टाइम के अंदर एग्जीक्यूट होता है, सबसे कम रिसोर्सेज को यूज़ करता है। तो लाइक हम लोग कहते हैं S3 ऐसा सॉल्यूशन है जो 3 सेकंड एग्जीक्यूशन टाइम ले रहा है, और S1 कितना ले रहा है, 9 सेकंड। S4 कितना ले रहा है, 5 सेकंड। और S2 जो है वो ले रहा है 2 सेकंड। तो अब हमें समझ आ रही है कि सबसे जो बेस्ट सॉल्यूशन है इन टर्म ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम वो हमारे पास 2 सेकंड का टाइम ले रहा है, S2। तो हम लोग ये सिलेक्ट कर लेंगे। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में देखेंगे हम लोग अवेलेबल सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम एंड वी चूज द बेस्ट सॉल्यूशन दैट फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट। तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में हम लोग क्या कहेंगे, चूज द बेस्ट सॉल्यूशन। उसके बाद है प्रीलिमिनरी प्लान। अब प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमने सिस्टम आइडेंटिफिकेशन की, सिस्टम का स्कोप डिफ़ाइन किया और अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस डिफ़ाइन किए।
अब ये जितना भी काम किया है इसको हम लोग रिटन फॉर्म में लिख लेंगे और इसकी एक रिपोर्ट बनेगी जिसे क्या बोलेंगे, प्रीलिमिनरी प्लान या फैसिलिटी रिपोर्ट। अब ये जो फैसिलिटी रिपोर्ट है, ये जो कस्टमर है या जो ऑर्गेनाइजेशन हमसे सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रही है उसके जो टॉप मैनेजर है उसे सबमिट करवाएंगे। अब टॉप मैनेजर उसको स्टडी करेगा और वो बताएगा अगर तो हमने ये सारा प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही की है, यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक किया है, तो वो उसे क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसमें कुछ चेंजेस करनी है, तो वो मैनेजर बताएगा कि ये यहाँ से आप लोग इसे सही कर लें, तो हम लोग क्या कर देंगे, रिपोर्ट को मॉडिफाई। अगर ये सारी की सारी स्टडी हमने सही नहीं की तो यूज़र या मैनेजर जो है उसे क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, फिर हमें दोबारा से सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास 4 एक्टिविटीज़ हैं जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में करते हैं। सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, इसमें हम लोग देखते हैं कि सिस्टम जो बनाने जा रहे हैं उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या ज़रूरत है अभी कि नहीं है। मिसाल के तौर पर एक ऐसा कस्टमर आ जाता है, वो कहता है मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए। अब उनका जो मैनुअल सिस्टम वो बेहतर काम कर रहा है, कंप्यूटराइज सिस्टम वहाँ पे जाकर स्लो हो जाएगा, तो ऐसे केस में हम लोग सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे, यूज़र को उसकी नीड नहीं है, उससे आगे हम लोग नहीं चाहेंगे। लेकिन जैसे एक बैंक के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है तो वहाँ पे तो नीड है, तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें किस काम के अंदर ज़्यादा इशू आ रहा है, तो वो हम लोग सिस्टम को आइडेंटिफिकेशन में लिख देंगे, नीड ऑफ़ द न्यू सिस्टम। हाँ जी, यहाँ पर जो पहले वाला सिस्टम है चाहे मैनुअल या कंप्यूटराइज, वो सही तरह से काम नहीं कर रहा। सिस्टम स्कोप के अंदर हम लोग उसके फीचर्स डिफाइन करेंगे और अगर स्कोप ज़्यादा है तो उसे रिड्यूस कर लेंगे ड्यू टू सम फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। एंड अल्टरनेटिव सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, वी डिफाइन द पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम एंड वी सिलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। उसके बाद क्या करेंगे, प्रीलिमिनरी प्लान के अंदर हम लोग जितना भी काम किया उसकी एक फाइनलाइज रिपोर्ट क्रिएट करेंगे, वो रिपोर्ट टॉप मैनेजर को सबमिट करेंगे। अगर तो वो रिपोर्ट सही है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो उसे कहेगा कि मॉडिफाई करें, अगर वो बिल्कुल गलत है वो उसे रिजेक्ट कर देगा, हमें दोबारा से सारे काम करने पड़ेंगे। अब सेकेंड फेज़ हमारे पास है सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, जो करंट सिस्टम है उसको स्टडी करते हैं कि वहाँ पे कैसे काम हो रहा है, करंट सिस्टम की वर्किंग को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है तो हम लोग देखेंगे कॉलेज में आके यहाँ पे कैसे काम हो रहा है, तो यहाँ पे कौन कौन से यूज़र्स हैं, किस यूज़र ने कौन सा सिस्टम से काम लेना है, ये सारा का सारा अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द करंट सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम एनालिसिस। अब सिस्टम एनालिसिस के अंदर हमारे पास जो पहला स्टेप है वो क्या है, नीड एनालिसिस या रिक्वायरमेंट एनालिसिस। नीड एनालिसिस या रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब यहाँ पे जाके हम लोग यूज़र की रिक्वायरमेंट लेंगे, यूज़र की रिक्वायरमेंट लेंगे। यूज़र हमारे पास जैसे हम लोग एक बैंक की एग्जांपल लें तो वहाँ पर यूज़र 2 तरह से हैं, एक तो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, दूसरा उसके कस्टमर्स हैं जो बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं या निकलवा रहे हैं। तो जो कस्टमर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, या जो मैनेजर्स हैं, जो मैनेजिंग स्टाफ है उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये सारी आ जाएगी यूज़र रिक्वायरमेंट्स में। यूज़र रिक्वायरमेंट में क्या है कि यूज़र सिस्टम से क्या फ़ीचर्स एक्सपेक्ट करता है, क्या फ़ीचर्स होने चाहिए कि हर यूज़र की रिक्वायरमेंट सिस्टम पूरी करे, यह आएगा यूज़र रिक्वायरमेंट। मतलब सिस्टम के अंदर रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटीज़ क्या होनी चाहिए। अब यूज़र रिक्वायरमेंट के बाद हमने देख लिया कि ये यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं ये। उसके बाद अब डाटा गैदरिंग टेक्निक्स। डाटा गैदरिंग टेक्निक्स क्या हैं, दीज आर यूज टू कलेक्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। अब लाइक हमने कह दिया कि सिस्टम के स्कोप में डिफाइन कर दिया कि रजिस्ट्रेशन का होना चाहिए, एग्जामिनेशन का होना चाहिए। क्या इतनी मालूमात हमारे लिए काफ़ी है कि कॉलेज के लिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑनलाइन हो जाए और एग्जामिनेशन हो जाए? नहीं, हमें डिटेल चाहिए कि स्टूडेंट जब रजिस्ट्रेशन करवाता है तो स्टूडेंट कौन कौन सा डाटा सबमिट करवाता है, सबमिट करवाने के बाद उसकी आगे प्रोसेसिंग क्या होती है, प्रोसेसिंग के बाद कॉलेज को क्या क्या रिपोर्ट्स उससे जनरेट करनी है, एग्जामिनेशन में कौन सा डाटा हम लोग एंटर करके स्टूडेंट का कौन कौन सा डाटा एनालाइज करना चाह रहे हैं, रिपोर्ट्स क्या होनी चाहिए, मतलब इनपुट्स क्या हैं, आउटपुट्स क्या हैं, ये डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डाटा गैदरिंग करनी पड़ेगी। तो डाटा गैदरिंग कैसे करनी है, तो उसके लिए हमारे पास जो है टेक्निक्स हैं। सबसे पहले है रिटन डॉक्यूमेंट्स। रिटन डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास लाइक फॉर्म्स, बिजनेस प्लान, रिपोर्ट्स। अब रिटन डॉक्यूमेंट में क्या है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के हम लोग रिटन डॉक्यूमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि वहाँ पे कैसे काम हो रहा है।
ठीक है। लाइक कॉलेज की बात करें, स्टूडेंट का एडमिशन फॉर्म है, तो हम लोग एडमिशन फॉर्म देखेंगे। जब स्टूडेंट एडमिशन लेने आता है तो उस एडमिशन फॉर्म के ऊपर कौन कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कौन सा डाटा वो सबमिट करवाता है, बिजनेस प्लान है या रिपोर्ट्स हैं। हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स देखते हैं कि कॉलेज को या उस ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन सी रिपोर्ट चाहिए, वो रिटन फॉर्म में उसके पास पहले से मौजूद होंगी। ठीक है, तो ये सारा जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं इनको रीड करके हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सा डाटा इनपुट करना है, उसका क्या आउटपुट चाहिए। उसके बाद सेकंड टेक्निक है डाटा गैदर करने की, वो है इंटरव्यूइंग। रिटन डॉक्यूमेंट्स में हमने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को रीड करना है, उसे अंडरस्टैंड करना है। इंटरव्यूइंग में हमने यूज़र से क्वेश्चनिंग करनी है, हमने यूज़र से फ़ेस टू फेस जाना है, उनसे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है कि हाँ जी आप लाइक एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो उसने कौन सा डाटा एंटर करना है। एक हमारे पास कंट्रोलर एग्जामिनेशन है तो उसने सिस्टम के अंदर कौन सा डाटा इनपुट करना है। कॉलेज के बाद कह रहे प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल को कौन कौन सी रिपोर्ट्स चाहिए सिस्टम से। तो हर यूज़र से जाके उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना फ़ेस टू फेस, इसे क्या बोलते हैं, इंटरव्यू। अब ये इंटरव्यू का हमारे पास जो टेक्निक है, ये अगर तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़र्स की तादाद कम है तो इंटरव्यू पॉसिबल है। मतलब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 8-10 यूज़र्स हैं, हम लोग 1 बाय 1 जाके उनसे प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। जो भी वो रिक्वायरमेंट देंगे वो हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, हम लोग उसे इंग्लिश लाइक सेंटेंस में लिख लेंगे, फिर उसको कन्वर्ट कर लेंगे कि सॉफ्टवेयर में हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इंटरव्यू के बाद है क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरीज में क्या करते हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर यूज़र्स की तादाद हज़ारों में या लाखों में है, अब हर यूज़र से जाके उनका इंटरव्यू लेना ये पॉसिबल नहीं है। अब डाटा गैदर करना है तो अब इतने यूज़र हैं कि अब एक बंदा या टीम भी जाके हर बंदे का इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर सकती। तो ऐसे केस में हम लोग यूज़ करते हैं क्वेश्चनरीज। अब इंटरव्यूज़ में करना क्या होता है, हमने यूज़र से कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है। तो फ़ेस टू फेस डिस्कस कर सकते हैं। अगर यूज़र की तादाद कम है, अगर यूज़र की तादाद बहुत ज़्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चनरीज मतलब वो क्वेश्चन पेपर पे लिख लेंगे, वो पेपर सबको सबमिट करवा देंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट इसके ऊपर फिल कर दें, अपनी प्रॉब्लम्स लिख दें। तो जब वो प्रॉब्लम लिख के हमें दे देंगे तो हम लोग बहुत ज़्यादा तादाद में जो यूज़र हैं उनसे डाटा कलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चनरीज क्या हैं, आर यूज टू कलेक्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ यूज़र व्हेन इंटरव्यूज़ ऑफ पेपर कैन नॉट बी कंडक्टेड। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन, ये नेक्स्ट टेक्निक है। ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, यूज़र से क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, उनको हम लोग क्वेश्चन पेपर पे रिक्वायरमेंट नहीं लेंगे, बल्कि हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे कैसे काम करते हैं। मसलन अब एक यूज़र आता है, वो कहता है मुझे बैंक के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे नहीं पता बैंक में कैसे काम हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे देखूँगा कि वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। इससे मुझे क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि सिस्टम में कैसे काम हो रहा है, किस यूज़र ने कौन सा डाटा इनपुट करना है, उसे क्या आउटपुट चाहिए। ऑब्जर्वेशन क्या है, इस टेक्निक ऑफ वाचिंग पीपल वाइल दे आर वर्किंग। मतलब हमने जाकर सिर्फ देखना है, कुछ नहीं पूछना। देख के हमें अंडरस्टैंड हो जाता है कि वो लोग काम कर रहे हैं, अगर कोई काम कर रहे हैं कैसे काम हो रहा है, और अगर उन्हें प्रॉब्लम फेस हो रही है तो कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। ये हमारे पास है ऑब्जर्वेशन। उसके बाद सैम्पलिंग। सैम्पलिंग टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, बजाय इसके कि हर यूज़र से जाके डाटा कलेक्ट करें, हम लोग एक एज आ सैम्पल किसी एक यूज़र से रिक्वायरमेंट ले लेते हैं, वही रिक्वायरमेंट बाकी यूज़र्स की होती है। मसलन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट 1, 2, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 4। अब हर डिपार्टमेंट के अंदर 50 यूज़र हैं। अब बजाय इसके कि हम लोग 50 के 50 यूज़र्स से जाके उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, अब इस डिपार्टमेंट 1 के अंदर जो पहला यूज़र U1 है, उसकी जो प्रॉब्लम्स होंगी बाकियों की भी वही होंगी। इस दूसरे के अंदर हमारे पास जो यूज़र है, उसकी जो प्रॉब्लम है बाकियों के भी वही होगी। मिसाल के तौर पर एक क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं, तो अब हमने क्लास की प्रॉब्लम्स देखनी है कि क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उसको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है। तो बजाय इसके कि हम लोग हर स्टूडेंट से इंडिविजुअली पूछें, 40 स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग किसी एक स्टूडेंट को एज अ सैम्पल उससे डिस्कस कर लेते हैं, जो उसकी प्रॉब्लम्स होती है बाकी क्लास की भी वही होगी। इसे क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में क्या करेंगे, एक यूनिट हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, उस यूनिट की जो प्रॉब्लम होगी बाकियों की प्रॉब्लम भी वही होगी। ये हमारे पास है डाटा गैदरिंग टेक्निक्स कितनी है, 5 है। अभी शॉर्ट क्वेश्चन में नेम भी आ जाते हैं, अलग-अलग भी पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। उसके बाद है डाटा एनालिसिस। अब डाटा गैदर कर लिया है, डाटा गैदर करने के बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा हो जाएगा। अब हमने डाटा एनालिसिस करना है। डाटा एनालिसिस के लिए हम लोग डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं, जिससे हमें डाटा को एक्यूरेटली अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है। जैसे में फ्लो चार्ट्स है, ये भी टूल है। DFD मीन्स डाटा फ्लो डायग्राम, ये एक MCQ भी आती है।
DFT का मतलब क्या है? डाटा फ्लो डायग्राम्स। अब फ्लो चार्ट्स, डाटा फ्लो डायग्राम्स ये ICS फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में नहीं है, ये आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाके इन डायग्राम्स को डिटेल से स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है एनालिसिस रिपोर्ट। जैसे यहाँ पे प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर एंड पर वाला स्टेप था प्रीलिमिनरी प्लान या फैसिबिलिटी रिपोर्ट, वैसे ही एनालिसिस की स्टेज हमारे पास एंड वाली है एनालिसिस रिपोर्ट। अब एनालिसिस रिपोर्ट हम लोग क्या जितनी एनालिसिस के अंदर एक्टिविटीज़ की उसके रिटन फॉर्म में हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, सेम टॉप मैनेजर को सबमिट करवाएंगे, वो क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है, मॉडिफाई या रिजेक्ट कर सकता है। अब जो एनालिसिस रिपोर्ट होगी उसके अंदर हमारे पास 3 उसका सीक्वेंस ये होगा। सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वर्किंग ऑफ द करंट सिस्टम, उसके बाद प्रॉब्लम्स इन द करंट सिस्टम और रिकमेंडेशन फॉर द न्यू सिस्टम। मतलब हम लोग बताएंगे पहले नंबर पर रिपोर्ट के अंदर कि ये सिस्टम इस तरह से पहले काम हो रहे हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम लोगों यूज़र्स को फेस हो रही हैं और ये प्रॉब्लम्स हम लोग नए सिस्टम में जाके इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास 2 SDLC की स्टेजेस डिटेल से हमने स्टडी कर ली है, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और सिस्टम एनालिसिस। बाकी जो स्टेजेज हैं फेज़ हैं SDLC के वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।